जब भी हमें छोटा बड़ा काम करना होता है तब हम सबसे पहले टाइम देखते हैं। हर काम को करने में टाइम का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज के समय में हम सिंपली अपनी वॉच को देख के आज क्या टाइम है यह पता कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर वॉच हमें टाइम दिखाती कैसे हैं, या फिर आखिर कैसे टाइम को मेज़र किया जाता है। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लाइक डिस्टेंस एंड टेम्परेचर, लेकिन इन क्वांटिटी से अलग टाइम को मेज़र करना इतना आसान नहीं है। इंसान हमेशा से टाइम को रिकॉर्ड करने के तरीके बनाते रहा है। हमारे पूर्वज टाइम की इम्पोर्टेंस को जानते थे, इसलिए उसे मेज़र करने के तरीके एंशिएंट टाइम से हमारे पास हैं। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक सन एंड मून के मूवमेंट को देखकर टाइम को मेज़र करना। सूरज के उगने से अगले सूरज उगने तक को एक दिन माना गया एंड एक साल में 365 दिन माने गए। एक दिन को भी दोपहर, सुबह व शाम में बांट कर अपने वर्क रूटीन को बनाते थे। यही तरीका उस समय हर जगह यूज़ होने लगा और आज भी हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करते। दूसरा तरीका था डायल्स को यूज़ करना, यानी घड़ी बनाना। सन डायल्स, वाटर डायल्स, सैंड क्लॉक्स, इन सब का यूज़ एंशिएंट टाइम से होता रहा है। हमारे इंडिया में ही कई जगह पे टाइम मेजरिंग मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे जयपुर का जंतर मंतर एक एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे जैसे इंसान और एडवांस होते गए हमें प्रिसाइज टाइम की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए टाइम को मेज़र करने वाले तरीक़ों में भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। और सबसे बड़ा चेंज तब आया जब पेंडुलम क्लॉक्स को दुनिया के सामने 1656 में क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने रखा। पेंडुलम क्लॉक्स टाइम को बहुत छोटी यूनिट सेकंड्स में मेज़र कर सकते थे, और वो भी उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। इसके कारण बहुत बड़ा चेंज आया पूरे वर्ल्ड में। पेंडुलम का एक फुल स्विंग 1 सेकंड के बराबर होता है एंड पेंडुलम की लेंथ को इस तरह से रखा है ताकि वो एक दिन में 84,000 बार स्विंग करें। यही से ही एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड किया, जिसमें 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, यानी 60 बार पेंडुलम के स्विंग्स। क्लॉक्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। जब भी बेटर क्लॉक्स बनी हैं तब टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है। इसीलिए प्रिसाइज क्लॉक्स बनाने के लिए साइंटिस्ट हमेशा से ही नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। लेकिन टाइम को मेज़र करना बाकी क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस एंड टेम्परेचर से काफ़ी अलग है। मान लेते हैं हमें डिस्टेंस मेज़र करना है, उसके लिए हमें 1 मीटर का स्केल बनाना होगा। अब 1 मीटर का स्केल बनाने के लिए हमें एक बार मेज़रमेंट लेनी होगी 1 मीटर की। फिर उसे हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही पीरियड ऑफ टाइम के बाद हो। और क्योंकि हम सिर्फ एक बार ही मेज़रमेंट ले रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया होगी। लेकिन टाइम मेज़रमेंट में हमें एक कॉन्टिन्यूस इवेंट चाहिए जो फिक्स टाइम गैप के साथ कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। एंड अनफॉर्चुनेटली यही एरर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक इवेंट हर बार सेम टाइम इंटरवल के साथ हो ऐसा बहुत मुश्किल है। अर्थ की रोटेशन एक कॉन्टिन्यूस इवेंट है, बट इट इज़ नॉट एरर फ्री। स्मॉल डेविएशंस लाइक प्लैनेट्स एंड अदर एस्ट्रॉइड्स के इंटरफेरेंस, मून का टाइडल फोर्स अर्थ की स्पीड को चेंज करते रहता है, रिजल्टिंग इन इनएक्यूरेट इंटरवल्स। हालांकि डे टू डे लाइफ के लिए ये काफ़ी स्मॉल एरर्स हैं, लेकिन प्रिसाइज टाइमिंग के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि इन एरर्स को रोका नहीं जा सकता। दूसरी प्रॉब्लम टाइम मेज़रमेंट में ये है कि टाइम मेजरिंग डिवाइस को प्रिजर्व करना काफ़ी मुश्किल है। एक मीटर स्केल को स्टोर करना इजी है, लेकिन एक क्लॉक जो हमेशा चलती रहनी चाहिए उसको स्टोर करना हार्ड। इसीलिए एक घड़ी को बनाने के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस इवेंट जो एरर फ्री हो और दूसरा लॉन्ग टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकें। और एक प्रिसाइज क्लॉक बनाने के लिए यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पूरी दुनिया में अगर एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंट है और टाइम के इफेक्ट के बाहर है, उसकी मदद से हम टाइम का प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं, एंड वो है लाइट वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, यानी कि ये एक बेस्ट इवेंट है जिसकी मदद से हम प्रिसाइज टाइम को मेज़र कर सकते हैं। और 19वीं सेंचुरी में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई तब हमने बनाई आज की मॉडर्न क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक। अब एटॉमिक क्लॉक्स काम कैसे करती है? लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। मैक्सवेल ने लाइट की स्पीड को 3 लाख पर सेकंड प्रूव किया। इस स्टेप को और आगे ले जाते हुए स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बताया, इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब वो इवेंट्स जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। इसके कारण टाइम मेजरमेंट की एक्यूरेसी सिर्फ हमारे मेजरमेंट पर डिपेंड करेगी और ना कि इवेंट्स की एरर पर। हम जितना एक्यूरेट मेजर करेंगे उतना ही प्रिसाइज टाइम मिलेगा। इनफैक्ट एटॉमिक क्लॉक का टाइम लीक 1/300 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड है एक साल में, जबकि नॉर्मल क्लॉक्स हर महीने 15 सेकंड से ऑफ हो जाती हैं। ये ज़्यादा नहीं लगता होगा, लेकिन उन जगह जहाँ प्रिसाइज टाइमिंग की ज़रूरत है लाइक सैटेलाइट्स एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक कॉन्टिन्यूस रिपीटिंग इवेंट चाहिए। पेंडुलम के केस में उसका स्विंग एक कॉन्टिन्यूस इवेंट है। आज की डिजिटल क्लॉक्स में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है, जो कि टच करने पर
वाइब्रेट होता है। इस वाइब्रेशन की स्पीड 5 मिलियन वाइब्रेशन पर सेकंड है, जो कि हमें काफ़ी एक्यूरेट टाइम देता है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स में भी एक कॉन्टिन्यूस रिपीटिंग इवेंट है। यह है लाइट की फ्रीक्वेंसी। लाइट जस्ट लाइक अदर वेव्स ऑसिलेट करती है। इस फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर सकते हैं एंड सिंस लाइट की फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, वी गेट अ वेरी एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट। लेकिन टाइम मेजर करने से पहले हमें एक चीज डिसाइड करें कि हम लाइट कौन सी फ्रीक्वेंसी की लें। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको हम काउंट भी कर सके और हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी प्रिसाइज हो। इसके लिए माइक्रोवेव्स को यूज किया गया, सिंस करंट टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव्स के ऑसिलेशंस को काउंट कर सकती। अब मेन प्रॉब्लम कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से भरा है और स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी काफी बड़ा टाइम एरर दे सकता है। इसीलिए सेम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए एटम्स का यूज किया गया, दस नेम्ड एटॉमिक क्लॉक। एटम्स पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव पड़ने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर जाते हैं फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, और कुछ समय बाद वापस लोअर स्टेट में आ जाते हैं बाय एमिटिंग अ फोटोन। इसके लिए हमें एक ऐसा एटम चाहिए जिसकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में आ रही हो, और इसके लिए सीजियम एक परफेक्ट कैंडिडेट मिला। अब आखिर ये काम कैसे करती है? एक चैम्बर में सीजियम के एटम्स को लेजर की मदद से पहले ठंडा किया जाता है, फिर उसे एक और लेजर की मदद से ऊपर की तरफ पुश किया जाता है एक दूसरे चैम्बर में। वैक्यूम चैम्बर के स्टार्ट में उसे एक माइक्रोवेव चैम्बर से होकर जाना पड़ता है, जिसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस सीजियम एटम के क्लाउड्स पर डाली जाती है। सीजियम एटम माइक्रोवेव रेडिएशन के पड़ने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं और रिटर्न ट्रिप पर वो लाइट एमिट कर वापस लोअर स्टेट में चले जाते हैं। इस लाइट को सेंसर की मदद से मेजर किया जाता है। जब सेंसर के अंदर लाइट एमिट पीक पर हो, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के काफी नजदीक, और फिर हम इस फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। अगर सेंसर के अंदर की पीक ऊपर नीचे या फिर कम हो रही है तो साइंटिस्ट रेडिएशन को ट्यून करते हैं ताकि वो वापस से पीक पर चली जाए। दिस इज डन रेगुलरली बाय साइंटिस्ट। इस तरह से एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 9,192,631,770 हर्ट्ज मेंटेन रखते हैं, एंड thus वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर इतने ऑसिलेशंस होते हैं उसको एक सेकंड कहते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स ने 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। बेहतर टाइम के कारण हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है। आज एटॉमिक क्लॉक्स के कारण ही हम आज आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को प्रूव कर पाए। जीपीएस जो कि आज ट्रैवलिंग के लिए बहुत जरूरी है, वो भी एटॉमिक क्लॉक की ही देन है। इसके साथ साथ ही एटॉमिक क्लॉक की मदद से हमने बेटर कंप्यूटर्स भी बनाए हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में तो एटॉमिक क्लॉक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके कारण ही आज हम न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स हाई एक्यूरेसी के साथ कर पाते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स के कारण आज हम डिस्टेंस को भी बेटर एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। जो मॉडर्न डेफिनेशन है 1 मीटर की, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। एक रिमार्केबल कनेक्शन जो हमें बताता है कि अगर ध्यान दिया जाए तो फिजिक्स के बेस में ही काफ़ी बड़े क्वेश्चंस मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। फ्यूचर में फिर मिलेंगे ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।